लास्ट लेक्चर में हमारे 8 पॉइंट डिस्कस हो चुके थे। एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, यानी कि किसी भी कम्युनिटी को स्पेशल अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो दैट मीन्स वी आर नॉट प्रोवाइडिंग इक्वालिटी टू ऑल, तो सभी अच्छे से अपनी लिबर्टी को एक्सरसाइज भी नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण। देखो, जो कानून बनाने का अधिकार होता है सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता। इन केस अगर मान लो ऐसा होता है तो अल्टीमेटली फिर हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो जो चाहेगी देश में सिर्फ और सिर्फ वही होगा। ऐसा ना हो, इसके लिए जरूरी है कि जो पावर्स होती है उनको हम डिसेंट्रलाइज कर दें, यानी कि एक ही जगह से सेंट्रलाइज होने से रोकें। उसके लिए हम क्या करते हैं कि देखो, जो यूनियन गवर्नमेंट है, देन स्टेट गवर्नमेंट है, देन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स हैं, इन सभी के बीच में पावर्स को हम डिवाइड कर देते हैं। मेनली अगर हम बात करें यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो हमारे देश में एक प्रोविजन ऐसा होता है जिसमें हम ये पहले ही डिसाइड करके रखते हैं कि कौन से स्टेट या कौन सी स्टेट्स के पास पावर है और कौन सी सेंटर के पास पावर्स हैं। तो ऐसे ही उनको बोलते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट यानी कि केंद्रीय सूची, तो उसमें क्या होता है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट या कौन कौन सी पावर ऑफ जुरिस्डिक्शन जो है यूनियन के पास होती है, और उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बनाती है। दूसरी लिस्ट आती है स्टेट लिस्ट, राज्य सूची। उसके अंदर जो भी डिपार्टमेंट्स होंगे या दायरा सीमित होता है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स ही कानून बनाती है। थर्ड लिस्ट आती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में होता है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही उसके ऊपर कानून बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट को हिंदी में बोलते हैं, हिंदी पंजाबी में समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, तो इन केस अगर डिस्प्यूट हो जाती है किसी कारणवश, जो कंकरेंट लिस्ट में लिस्ट के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसके बीच में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि दोनों कानून बना सकते हैं, मगर ड्यू टू सम रीजन कुछ इशू के कारण स्टेट और सेंटर के बीच में विवाद हो जाता है, तो ऐसे में जो फाइनल डिसीजन होगा, जो फाइनल अथॉरिटी होगी, वो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट ही होगी। इवन जो स्टेट लिस्ट जो होती है वो तो देखो स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बनाती है, मगर कई बार ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है कि जब उसके ऊपर भी जो डिसीजन होगा सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। वो क्या होता है कि अगर कोई इशू इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ हो, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उसका कोई इंटरेस्ट हो, तो उसके ऊपर डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। अगर कोई ऐसा इशू स्टेट गवर्नमेंट का जो जुड़ा हुआ है दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच में, तो उसके लिए भी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर सकती है। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि जो पावर्स होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट होती है, ताकि मैक्सिमम उनकी लोगों की पार्टिसिपेशन हो। अगर एक ही जगह पे पावर केंद्रित होंगी तो हो सकता है उन शक्तियों का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है जब उनसे कोई भी पूछने वाला नहीं होगा। ऐसे ही आप देखोगे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स भी आपको देखने को मिलती हैं। पंचायती राज और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसमें आप देखोगे कि विलेजेस में आपको पंचायती सिस्टम देखने को मिलता है, तो वहां पे भी जो पंचायत होती है उनके पास भी पावर होती है कुछ सीमित स्तर तक कि वो अपने एरिया के लिए कानून बना सकते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें सिटीज की, अर्बन एरियाज में भी आपको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन काम करते हुए देखने को मिलती है। जैसे जो शहर से हैं उनको पता होगा कि उनके एरिया में काउंसलर होते हैं, ऐसे ही जो स्टूडेंट्स विलेज की बैकग्राउंड जिनकी है उनको पता होगा कि उनके एरिया में सरपंच होते हैं। तो उनके पास भी कुछ हद तक पावर होती है। उनको पावर देने का कारण यही होता है कि अगर एक ही को पावर दे दी जाएगी तो हो सकता है कोई ऐसा पर्सन भी आ जाए कि इनकी शक्तियों का
गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दे, तो इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। साथ ही साथ लोकतंत्र को अगर हम चाहते हैं कि उसका अच्छे से मतलब पूरे देश में स्थापना हो, पूरे लोग जब देश में पार्टिसिपेट करेंगे देश के चुनाव में, जो इसके लिए एलिजिबल होते हैं, तो तभी हम बोल सकते हैं कि देश का लोकतंत्र सही में काम कर रहा है। क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही आपको पता है, लोगों द्वारा शासन। तो लोग अपने जो प्रतिनिधि होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, चुनते हैं। अगर मान लो कहीं पे 1 लाख कैंडिडेट्स हैं, तो उसमें से सिर्फ 30 और 35,000 ही वोटर्स वोट करते हैं। तो क्या हम बोल सकते हैं कि सही मायने में जो कैंडिडेट चुन के आया है हमारे सामने, लोगों ने उनको पसंद किया है? हो सकता है जो बाकी 60% के आसपास लोग हैं, वो उसको पसंद ना करते हों। तो इसीलिए मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होना भी ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 10, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, आर्थिक सुरक्षा। तो जो मार्क्सिस्ट ओपिनियन होता है या जो सोशलिस्ट व्यू पॉइंट होता है, उसमें यही कोशिश की जाती है कि जो आर्थिक सिक्योरिटी है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, उसको प्रायोरिटी दी जाए। उसको प्रायोरिटी देने का मेन कारण ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति आर्थिक तौर पे ही संपन्न नहीं है, अगर किसी व्यक्ति के पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो अपनी जो जरूर बेसिक ज़रूरतें हैं वो भी नहीं पूरी कर पा रहा, तो वो कभी भी कोई और एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसके लिए लिबर्टी का कुछ ज़्यादा मतलब नहीं होता। सबसे पहले सबसे ज़रूरी ये होता है कि हर एक व्यक्ति की जो बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर, रोटी, कपड़ा और मकान, ये पूरी होनी चाहिए। अगर ये किसी व्यक्ति की पूरी होंगी, तो तभी वो अपनी स्वतंत्रता के बारे में बाहर निकल के बात करेगा। क्योंकि खाली पेट तो भगवान का भी नाम नहीं लिया जा सकता। तो सबसे पहले आपका पेट भरा होना चाहिए, आपके पास खाने के लिए कुछ होना चाहिए, तभी आप अपनी आज़ादी की बात करोगे। क्योंकि जो एक स्वतंत्रता होती है, हम उसको ना खा सकते हैं, ना पी सकते हैं। तो सबसे पहले होती है आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी। अगर आप आज मतलब शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट एक रीज़न ये भी है कि आप सभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपका कोई अपना बिज़नेस हो, इन फ्यूचर में जाके कोई जॉब करो या किसी कुछ और ज़रिए से आप वेल सेटल्ड हो जाओ फाइनेंशियली। नेक्स्ट पॉइंट है ऑनेस्ट एंड फ्री प्रेस। तो जो आपकी प्रेस होती है, आपकी मीडिया होती है, इसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। इट इज कॉल्ड फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो जो फर्स्ट 3 पिलर हैं वो कौन से हैं लोकतंत्र के? वो होते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो इनको गार्जियन ऑफ लिबर्टी भी माना जाता है, क्योंकि कोई भी इश्यू होगा किसी भी तरह का, वो हमें कहाँ से पता चलता है? न्यूज़पेपर से पता चलता है, प्रेस और मैगज़ीन्स के द्वारा पता चलता है। कई बार अक्सर हम सुनते हैं ना कि बुक्स में कुछ बड़े-बड़े लोगों ने बुक्स लिखी हैं और बुक्स में वो बड़े-बड़े खुलासे करते हैं। तो वो कैसे कर पाते हैं? क्योंकि उनके पास पूरी आज़ादी होती है इस चीज़ को लिखने की। अगर देश में मानो लोकतंत्र ही नहीं है, तो ये जो आपको आज़ादी दी जाती है, ये आपको वहाँ पर नहीं दी जाएगी जहाँ पर लोकतंत्र नहीं होगा। तो जो आपके सेफगार्ड्स होते हैं, उसमें सबसे जो बड़ा रोल है, प्रेस के द्वारा भी निभाया जाता है। दे प्रिवेंट द गवर्नमेंट फ्रॉम बिकमिंग इर्रेस्पॉन्सिबल। और क्योंकि समय के साथ-साथ ये गवर्नमेंट की जो भी कमियाँ होती हैं, सरकार में खामियाँ होती हैं या कोई भी सरकार की तरफ से कानून बनाया गया है, अगर उसमें किसी भी तरह की कमी होगी, तो ये सरकार को ज़िम्मेवार बनाते रहते हैं, सरकार को इर्रेस्पॉन्सिबल नहीं बनने देते। बट दिस इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन द प्रेस इज़ ऑनेस्ट एंड फ्री। मगर ये तभी संभव होता है जब प्रेस ईमानदार है और फ्री है। कई बार ऐसे भी सुनने को आता है कि जो मीडिया होती है, वो क्या करते हैं, कुछ न्यूज़ लगाने के लिए वो पैसे माँगते हैं। अगर कोई ऐसा पर्सन है
तो ऑब्वियसली बात है उसकी न्यूज जो होगी उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है वेल ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। तो मॉडर्न जो डेमोक्रेसी है, यहाँ की सबसे बड़ी डिमांड इनफैक्ट यही है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, उनका एक बेस होना चाहिए, उसी बेस के ऊपर वो आगे बढ़नी चाहिए। अगर किसी पार्टी का आधार ही नहीं है तो वो अपना रूट इन फ्यूचर अपने निजी हितों के हिसाब से वो चेंज कर सकते हैं। तो कुछ ही पार्टियां हमारे देश में हैं जिन्होंने अपना, जैसे बोलते हैं ना कि एजेंडा क्लियर है, या जिनका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, या उनकी अपनी एक विचारधारा है जो क्लियर कट लोगों के सामने रखते हैं कि जब उनकी सरकार आएगी तो वो क्या लोगों के लिए काम करेंगे। इसमें से एक तो बीजेपी पार्टी का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो बड़ी बड़ी हमारे देश की पार्टी है उनके तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है, यानी कि उनकी अपनी विचारधारा एकदम क्लियर लोगों के सामने नहीं रखी हुई, जिससे कि वो कभी भी मतलब दूसरी तरफ हेर फेर कर सकते हैं। यानी कि जो भी इनके विचार है वो एकदम स्पष्ट लोगों के सामने होने चाहिए, तभी कोई इनको पसंद करेगा। अदरवाइज क्या है कि जब भी चुनाव आते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं कि जो भी सिचुएशन की डिमांड होती है उसी के हिसाब से अपने आप को बदल लेते हैं ताकि ये चुनाव जीत सके। तो ऐसा एक्चुअली में होना नहीं चाहिए। Political parties contest election and form the government. Opposition party criticize the government and make the government responsible. तो जो पार्टी जीत जाएगी वो सरकार बनाती है, रूलिंग पार्टी कहलाती है। ओपोजिशन जो पार्टी होती है, विपक्षी दल होती है, विपक्षी दल जो होगा उसकी जो भूमिका होती है वो होती है क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, कि सरकार की जो खामियां होती हैं उनको उजागर करना, मेक द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल, सरकार को जिम्मेवार बनाना। All this helps in the protection of human rights and liberty. इसी के कारण जो ह्यूमन राइट्स होते हैं, जो स्वतंत्रता होती है, उनका बचाव होता है। ये पॉसिबल तभी होगा जब राजनीतिक दल जो होते हैं उनकी जो स्थापना का एक कारण जो है वो लोगों के सामने एकदम क्लियर स्पष्ट सामने है। तो उनकी जो विचार होते हैं एकदम क्लियर लोगों के सामने होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिटिकल एजुकेशन। तो लोगों के बीच में राजनीतिक चेतना, राजनीतिक अवेयरनेस जो होती है, पॉलिटिकल अवेयरनेस होती है, वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक लोगों को अपने बारे पॉलिटिकल राइट्स के बारे में नहीं पता होगा, अच्छे से पॉलिटिकल एजुकेट ही नहीं अपने आप को करेंगे, या सोसाइटी उनको पॉलिटिकल एजुकेट ही नहीं करेगी, तो वो पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे। अगर इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे तो उनको पता ही नहीं लगेगा कि उनके राइट्स कौन से हैं, उनकी ड्यूटीज कौन कौन सी है। इसीलिए लोगों के बीच में राजनीतिक चेतना होनी भी जरूरी होती है। Enlightened citizens always remain vigilant of their liberty. वो लोग जिनको राजनीति का अच्छा ज्ञान होता है वो हमेशा ही जागरूक व्यक्ति होते हैं, उनको अपनी स्वतंत्रता के बारे में हमेशा ज्ञान होता है। इसीलिए जरूरी होता है कि देश का हर एक नागरिक राजनीतिक ज्ञानवादी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान। जो देश का जो संविधान होता है वो लिखित फॉर्म में होना चाहिए। रिटन फॉर्म में अगर होगा तो उसका फायदा ये होता है कि जो भी उसमें आर्टिकल्स वगैरह होंगे, जो भी उसमें लिखा गया पर्टिकुलरली मेंशन्ड होगा, उसी के अनुसार देश चलने की कोशिश करता है। इन केस अगर ऐसा नहीं होता तो जो रूलिंग गवर्नमेंट्स होती है वो अपने अनुसार बदलाव सोसाइटी में कर सकती हैं ताकि वो लंबे टाइम पीरियड तक सरकार में बने रहें। तो इसीलिए जरूरी होता है कि देश में कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। जैसे आज के टाइम में आप देखोगे कि लगभग लगभग हर एक देश में कॉन्स्टिट्यूशन होता है और उसी कॉन्स्टिट्यूशन को देश में फॉलो किया जाता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नेसेसरी होता है लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है जो शक्तियों का मिसयूज होने का खतरा मंडराता है उसको ये
बहुत ही कम कर देता है। और इससे क्या होता है कि ये राइट्स जो होता है, लिबर्टी होता है, वो सभी लोगों की एकदम समक्ष उनके सामने रखता है। लोग इसके बारे में अवेयर हो जाते हैं, यानी कि लोगों की क्या लिबर्टी है, क्या उनके अधिकार है, आप सभी को देखना आने वाले चैप्टर्स में पता लगेगा। तो इन केस अगर आपको फ्यूचर में नहीं मिलते या आपके जो भी राइट्स है या लिबर्टी के ऊपर किसी भी तरह का वोलेशन होता है या आपको वंचित रखा जाता है, तो आप अपनी आवाज उठा सकते हो। If any organ of the government violate any provision of the constitution, that act is declared unconstitutional by the courts. तो अगर किसी भी सरकार के द्वारा कुछ ऐसा काम किया जाता है जो संविधान के दायरे से बाहर जाके किया जा रहा है, तो ऐसे कानून को सरकार की तरफ से नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा, गैर संविधानिक, और उस कानून को रद्द किया जाएगा कोर्ट्स के द्वारा। तो कई बार हमें लगता है ना कि कुछ सरकारें हैं संविधान के दायरे से बाहर जाके काम कर रही है, तो इनके ऊपर कोई नकेल कसने वाला क्यों नहीं है। दरअसल में जो कोर्ट्स होती हैं, इंडिया में जुडिशरी सिस्टम है, जैसे हाई कोर्ट्स हैं और सुप्रीम कोर्ट्स, उनके पास इतना अधिकार होता है कि सरकार ने अगर कोई कानून संविधान के दायरे से बाहर जाके बनाया है, तो उसको वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे, उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो अगर नहीं करते, दैट मीन्स कि सरकार ने कानून के दायरे में रह के ही बनाया है। ये स्पेशली मेंशन्ड है आर्टिकल 14 में। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 14, वो यही बोलता है कि कोई भी ऐसा कानून या कोई भी ऐसी मतलब धारणा या कोई भी ऐसा ट्रेडिशन जो संविधान की पालना नहीं करता, या कोई भी ऐसा कानून सरकार की तरफ से बनाया गया हो जो संविधान को अनदेखा करता है, तो उसको इमीडिएटली नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, यानी कि इनवैलिड डिक्लेयर वो हो जाएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट है लव फॉर लिबर्टी, स्वतंत्रता के लिए प्यार। तो ये अब आ जाएगा इंडिविजुअल्स के ऊपर। पीपल शुड हैव अनलिमिटेड लव फॉर लिबर्टी। देखो, आप अपने जो लिबर्टी है आप उसको एंजॉय करो, आप उसके साथ प्यार करो कि हाँ, आप जहां पे भी रहते हो आपको वो लिबर्टी दी गई है। इफ इट इज सो, देन द पीपल वुड नेवर लाइक टू लूज देयर लिबर्टी। अगर लोग खुद ही पसंद करेंगे जो उनको लिबर्टी दी गई है, तो निश्चित तौर पे वो अपनी लिबर्टी को कभी भी नहीं खोएंगे, एंड विल बी प्रिपेयर टू मेक एवरी सेक्रीफाइस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इट। और इन फ्यूचर में अगर किसी भी तरह की दिक्कत आती है लोगों की लिबर्टी के ऊपर, तो इसको वो प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी तरह का समझौता वो कर सकते हैं। During the freedom struggle, lakhs of Indians had made sacrifices of their lives as they went to gallows and jails for the attainment of freedom for their motherland. जो भारत में जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, देश की आजादी का संघर्ष चल रहा था, तो लाखों लोगों ने अपनी जानों का समझौता किया था। इसके लिए, देश को आजाद कराने के लिए, अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए। कारण यही था कि उनको स्वतंत्रता से प्यार था, वो आजादी को प्यार करते थे, और न जाने कई लाखों लोगों ने उस वक्त अपनी जान भी दी थी, अपना जिंदगी का समझौता भी किया था। तो फाइनली हम ये बोल सकते हैं कंक्लूजन में कि देश के नागरिक अगर हर वक्त सतर्क रहेंगे, एटर्नल विजिलेंस रहेगी, अगर देश में डेमोक्रेटिक सेटअप रहेगा, लोगों को उनके फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे, देश के संविधान में इसके बारे में जिक्र होगा, देश की जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होगी और इम्पार्शियल होगी। इम्पार्शियल मतलब कोई भेदभाव ना करे, और साथ ही साथ सेपरेशन ऑफ पावर हो, यानी कि सरकार खुद अपना काम करे और जो न्यायपालिका है वो अपना काम करे। ये दोनों एक दूसरे के काम में किसी भी तरह का इंटरफेरेंस ना करे, और देश में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। जो कानून है देश के लोग उसको फॉलो करें, ना कि एक इंडिविजुअल क्या चाहता है, एक
सोसाइटी क्या चाहती है। साथ ही साथ वहाँ पे किसी भी तरह के जो स्पेशल प्रिविलेजेस होते हैं, खास जो बेनिफिट्स होते हैं, वो किसी को नहीं दिए जाने चाहिए। इसमें जो रिज़र्वेशन होती है वो एक्सेप्शन है, ठीक है? वो इसमें अपवाद है, उसकी बात इसमें नहीं की जा रही। इसमें तो जो अनइक्वल्स हैं, उनको इक्वल बनाने के लिए रिज़र्वेशन दी जाती है, तो रिज़र्वेशन को इससे बाहर रखा जाएगा। देन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, शक्तियाँ एक ही जगह पर केंद्रित नहीं होनी चाहिए। आर्थिक तौर पे लोगों को सिक्योर किया जाना चाहिए, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन होना चाहिए और जो देश की प्रेस है वो भी इम्पार्शियल होनी चाहिए। लोगों का स्नेह स्वतंत्रता के प्रति होना चाहिए, तभी लोग अपनी जो स्वतंत्रता है अच्छे से जी सकेंगे। So this is the end of the lecture.